कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इस लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये हम लोग एक नया मॉड्यूल शुरू कर रहे हैं जिसमें रोटेशंस फोकस में होंगे, ऑयलर फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म एट्सेट्रा। तो लेट्स रिकॉल अ फ्यू थिंग्स। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री रिकॉल करेंगे। सो कोसाइन ऑफ थीटा प्लस फाई ये होता है कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, और साइन थीटा प्लस फाई होता है साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई। ठीक है, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो कि नॉन ज़ीरो है और स्टैंडर्ड फॉर्म में a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म क्या होता है? तो x एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराएंगे और एक ट्रायंगल बनेगा जिसका ये एंगल थीटा है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से जो एंगल बना रहा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ये जो लाइन पासिंग थ्रू द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द ओरिजिन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस से अगर थीटा एंगल बनाती है तो हम z को कैसे लिख सकते हैं? ये जो लेंथ है ये तो आर्ग्यूमेंट मॉड्यूलस ऑफ z है। तो दिस इज मॉड्यूलस ऑफ z, और जो रियल पार्ट होगा फिर वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मॉड z कॉस थीटा। सो द रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू मॉड z कॉस थीटा। और यहाँ पे कोई साइन एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर रियल पार्ट नेगेटिव होगा तो थीटा अपने आप ऐसा होगा कि जो मॉड z कॉस थीटा करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ साइन एडजस्ट करना है, प्लस माइनस कुछ केसेस बनाने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एकदम जनरल है। अगर थीटा इज़ द एंगल ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, तो रियल पार्ट इज दिस एंड इमेजिनरी पार्ट इज मॉड z साइन थीटा। तो z को हम फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i साइन थीटा, where r is equal to the modulus of z। ठीक है, तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है, हर नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर को कम से कम। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ज़ीरो हो जाता है तो फिर ये जो थीटा है ये थोड़ा अजीब हो जाएगा। ऐसे देखा जाए तो थीटा कुछ भी फिर ले सकते हैं, r ज़ीरो रख देंगे, थीटा फिर जो मर्ज़ी ले सकते हैं। पर ठीक है, मैं कॉन्क्रीटनेस के लिए नॉन ज़ीरो रख देता हूँ। तो इसी को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं थोड़े से। तो z अगर ये है 1 प्लस आई, तो फिगर बना लेते हैं। ऐसा कुछ है z 1 प्लस आई। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्यों? क्योंकि दिस इज़ 1 एंड दैट इज़ 1, तो नेचुरली ये 45 क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो और इसका मॉड्यूलस इज क्लियरली √2 पाइथागोरस थ्योरम और वट एवर मॉड्यूलस का फॉर्मूला। तो z इज इक्वल टू √2 cos 45, यानी कि जिस cos 45 ही लिख देता हूँ, प्लस i साइन 45। यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि डिग्री में लिख रहे हैं कि रेडियंस में, तो उससे अच्छा है कि मैं ऐसे लिख दूँ cos पाई बाय 4 प्लस i साइन पाई बाय 4, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? z इज -1 प्लस i √3, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा रफली। तो ये एंगल आएगा 120 डिग्री। tan थीटा बीटा कर लीजिए, मिल जाएगा। तो ये 120 डिग्री है, और विच इज़ ऑल्सो 2 पाई बाई 3। तो z becomes, what is the modulus? Modulus is 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2
and the rest is cos 2 pi by 3 plus I sin 2 pi by 3। ठीक है, दो सिंपल से एग्जाम्पल्स ले लिए। और एक चीज़ और कि ये जो एक्सप्रेशन बार बार अकर करेगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये बार बार अकर करेगा, तो इसको हम शॉर्ट में कई बार सिस थीटा भी लिखेंगे। सिस थीटा अच्छा नोटेशन है, C फॉर cos, I फॉर दिस I एंड S फॉर sin, और थीटा ये यहाँ पे थीटा। तो कंसाइज शॉर्ट नोटेशन। तो आई होप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म समझ में आया होगा। बस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस से थीटा ले लेना है और मैग्नीट्यूड ले लेना है, उसके बाद z को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट, फिर से कोई नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका आर्ग्यूमेंट यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज एनी रियल नंबर थीटा such that this equation is true. So one such theta is the angle with the positive direction of the x-axis. Are there other thetas? There are. आर्ग्यूमेंट यूनिक नहीं होता बट एसेंशियली यूनिक होता है। क्या मतलब है इस बात का? बात का मतलब ये है कि इफ़ थीटा इज़ एन आर्ग्यूमेंट, यानी कि थीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इफ़ थीटा इज़ एन आर्ग्यूमेंट ऑफ z देन theta plus 2n pi is also an argument of z। तो अगर थीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो नेचुरली थीटा के जगह पे ये रख देंगे तो भी वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि cos थीटा और sin थीटा या अदर cos फंक्शन और sin फंक्शन दोनों ही 2 पाई पीरियोडिक होते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कन्वर्सली इफ थीटा एंड फाई are arguments of a complex number z, of a non-zero complex number z, तो मैं of z लिख देता हूँ क्योंकि z non-zero यहाँ लिया हुआ है। are arguments of z then theta minus phi is a multiple of 2 pi, is an integer multiple of 2 pi। तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू मॉड z cos phi प्लस आई साइन फाई। यही मतलब ये कहने का कि फाई भी आर्ग्यूमेंट ऑफ z है। अब क्योंकि z नॉन ज़ीरो है तो मॉड z नॉन ज़ीरो है, तो यहाँ से मिलेगा मॉड z काटेंगे तो आएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू cos phi प्लस आई साइन फाई। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू cos phi एंड sin थीटा इज इक्वल टू sin phi। और अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। तो आर्ग्यूमेंट यूनिक नहीं है बट एसेंशियली यूनिक है। कोई भी दो आर्ग्यूमेंट्स दे डिफर बाय एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई। और ज्योमेट्रिकली बहुत सरल सी बात है ये, ऐसे एल्जेब्राइकली शायद अजीब सा लग रहा होगा, ज्योमेट्रिकली बस इतना बोला जा रहा है कि अगर मान लेते हैं थीटा इज़ द एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक पूरा चक्कर और घूम के आ जाएंगे तो वो भी आर्ग्यूमेंट है। थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस 4 पाई, थीटा प्लस 6 पाई, वो सब भी आर्ग्यूमेंट्स हैं। और वो निश्चित रूप से हैं क्योंकि जब आप 2 पाई रेडियन से चक्कर लगा के आएंगे तो उसी बिंदु पर वापस पहुंचेंगे। ठीक है, ऑयलर फॉर्म, तो z मान लेते हैं r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है। यहाँ पे z नॉन जीरो भी नहीं मान रहे, मान लेते हैं बस थीटा कोई रियल नंबर है, r कोई रियल नंबर है, सच दैट z को ऐसे डिफाइन कर दिया, z इज r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। देन z इज ऑल्सो r टाइम्स दिस थिंग e टू द आयोटा थीटा। अभी क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? तो e एक फंक्शन है, यहाँ पे e इज़ अ फंक्शन। पहले तो रियल के लिए बात कर लेते हैं, इसमें बहुत मैथमेटिक्स है तो यहाँ पे काफ़ी संक्षेप में डिस्कशन होगा। तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन नाम से चीज़ होती है, क्या करता है ये e टू दी एक्सेस, ये एक डेफिनेशन है, मुझे नहीं पसंद इस तरह की डेफिनेशन बट दिस इज़ वन डेफिनेशन। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, इसको 1 फैक्टोरियल लिख लेते हैं। तो
ये डेफिनेशन है, पर अब इसका क्या मतलब है, ये इन्फिनिट सम है, इन्फिनिट सम का क्या मतलब होता है, तो इन सब बातों में हम नहीं जाएंगे। तो ये एक फंक्शन होता है जिसका ग्राफ इस तरीके से बनता है, ये है इस तरीके की कुछ बात, और इसको आप कॉम्प्लेक्स पे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, सेम टू सेम डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी एक वेल डिफाइंड क्वांटिटी होती है, पर अब ये सब हाई स्कूल मैथमेटिक्स के डोमेन में नहीं है, ये भी नहीं है हाई स्कूल मैथमेटिक्स के डोमेन में, पढ़ा दिया जाता होगा, पर ये इन्फिनिट सम का मतलब कन्वर्जेंस ये सब चीज़ें हाई स्कूल मैथमेटिक्स में नहीं होती। तो ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अब इस चीज़ का मतलब एटलीस्ट कुछ तो मतलब बन रहा है, पूरा स्पष्ट नहीं होगा बट कुछ तो मतलब बन रहा है कि भाई ये क्या है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। और अगर आपको इसी तरह से साइन और कॉस की इन्फिनिट सीरीज़ पता हो तो आप ये इक्वेशन प्रूव कर सकते हो ईजिली। बस अब ये करना, साइन का इन्फिनिट सीरीज़ होता है, शायद ऐसा, शायद नहीं, यही होता है कि साइन एक्स इज़ x minus x cube by 3 factorial plus x to the 5 by 5 factorial minus so on। इसी तरह से cos का होता है, तो वो यूज़ करके बस अब ये चीज़ आ जाएगी। पर मेरा सुझाव ये है कि इसको एक नोटेशन की तरह से ही ट्रीट करें। हाई स्कूल लेवल पे ये सब चीज़ों में, क्योंकि इन सब चीज़ों को ठीक से पढ़ाया नहीं जाता, तो ये कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, समझना कम होता है। तो रादर दैन ऐसे लिखना, जस्ट एक नोटेशन के तौर पे समझें कि ऐसे लिखने के बजाय ऐसे लिख दिया गया है। मेरा ये सुझाव है। ऑयलर फॉर्म यानी नोटेशन का चेंज, पहले आर सिस थीटा लिखते थे, उसको बस आर ई टू दी आयोटा थीटा कर दिया, और इस नोटेशन के कुछ फ़ायदे हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे वापस आते हैं। एक बार हम ये पढ़ चुके हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तब वो डेफिनेशन बड़ी अजीब सी लगती थी, पर अब ये डेफिनेशन थोड़ी ज़्यादा समझ में आएगी। तो दो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z और w। z is r cis theta, w is s cis phi, and just to recall cis theta का क्या मतलब है, cos theta plus i sin theta। Similarly cis phi is cos phi plus i sin phi। All right, so प्रोडक्ट निकालते हैं z और w का। So z times w is rs cos theta plus i sin theta cos phi plus i sin phi। और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हम कैसे करते हैं, ये बन जाएगा cos थीटा cos phi माइनस sin थीटा sin phi प्लस आयोटा टाइम्स sin थीटा cos phi प्लस cos थीटा sin phi। तो ये जो रिकॉल किया था लेक्चर की स्टार्टिंग में, बस वो यूज़ कर लिया। तो दिस इज आर एस सिस थीटा प्लस फाई। तो प्रोडक्ट ऑफ जेड और डब्ल्यू क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जेड एंड डब्ल्यू इज उनके मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट हो जाएगा। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जेड एंड डब्ल्यू इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, और व्हाट इज द एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दैट इज थीटा प्लस फाई। तो उनके एंगल्स ऐड हो जाते हैं, तो जो उनके आर्ग्यूमेंट्स हैं वो ऐड हो जा रहे हैं, और जो उनकी मैग्नीट्यूड्स हैं वो प्रोडक्ट हो जा रहे हैं। तो अगर मुझे ये प्लॉट करना हो जेड डब्ल्यू, तो यहाँ से मैं थीटा एंगल और ले लूँगा, सो दैट दिस होल थिंग इज थीटा प्लस फाई, और जो इसकी जो लेंथ होगी वो होगी प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एस। तो वो तो इस पिक्चर में समाएगा नहीं, इसलिए मैं वो बनाना नहीं चाहता, और अगर बनाना ही होता तो कुछ ऐसा बना दिया जाता, समथिंग लाइक दैट। मे बी यहाँ पे आएगा, थीटा थोड़ा छोटा है। This is z times w and this thing is theta, right? This is phi, that is theta, so the whole thing is theta plus phi। और ये जो लेंथ है, this is supposed to be this times that। तो ये है प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और इसका हम ज्योमेट्रिक मीनिंग अब देख पा रहे हैं, पहले नहीं देख पा रहे थे पर अब देख पा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म लिखते ही ये ज्योमेट्रिक मीनिंग क्लियर हो गया। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड।
तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 है, यानी कि मॉड्यूलस 1 है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स एटलीस्ट 4 तो मैं बना ही दे रहा हूँ, आयोटा, माइनस आयोटा, 1 और -1। पर ये जो पूरा सर्कल है, ये पूरा का पूरा सर्कल विद 0 एज द सेंटर एंड 1 एज द रेडियस, ये वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो कि यूनिट मैग्नीट्यूड वाले हैं। तो अगर इनको लिखा जाए तो एनी सच कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑफ दिस फॉर्म, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। इन द ऑयलर फॉर्म और ऑयलर नोटेशन इट इज़ दिस, ठीक है। और अगर ये z है थीटा एंगल पे और ये फाई है, सॉरी ये w है फाई एंगल पे, तो z टाइम्स w इज जस्ट सिस थीटा प्लस फाई। स्पेशल केस जो हमने सीखा उसका जस्ट स्पेशल केस, तो वो ऐसा कुछ बन जाएगा, या अदर में भी ऐसा कुछ बन जाएगा ये थीटा। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड्स 1 है तो उनके प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड भी 1 ही होगा। तो बात बस ये है कि अगर हम यूनिट मैग्नीट्यूड वाले दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट मैग्नीट्यूड का एक और कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है और एंगल यानी आर्ग्यूमेंट जस्ट ऐड हो जाता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और भी इसमें कुछ चीज़ें बतानी थी, मैं आगे बताने वाला था बट अभी बता देता हूँ। तो व्हाट इज़ z बार? अगर z इज सिस थीटा, व्हाट इज z बार? z बार इज सिस माइनस थीटा। क्या हो रहा है? z बार क्या होता है? रिफ्लेक्शन अबाउट द x एक्सिस। तो ये हो गया माइनस थीटा, मतलब ऐसे तो ये एंगल थीटा ही है बट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस से ये एंगल इज माइनस थीटा, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। तो या तो हम ये बोल दें 2 पाई माइनस थीटा है, 2 पाई माइनस थीटा और माइनस थीटा आर एट अ डिफरेंस ऑफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई, तो इसलिए z बार इज सिस ऑफ माइनस थीटा। तो कॉन्जुगेट्स काफ़ी इजी हैं यहाँ पे, मतलब एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। रोटेशन, तो ये बड़ी गज़ब की बात है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, नॉन जीरो, एक बार ले लेते हैं, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z है और इसको मुझे थीटा एंगल से रोटेट करना है। तो मुझे एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए जो यहाँ पर है, दैट इज दैट दिस एंगल इज थीटा। तो वो मैं कैसे प्रोड्यूस कर सकता हूँ? तो जो अभी हमने सीखा, अगर हम z के साथ ये कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो लेट्स से z इज, मान लेते हैं z इज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, सो दैट दिस इज फाई। तो z टाइम्स सिस थीटा क्या होगा? ये हो जाएगा r सिस फाई प्लस थीटा, ये हमने अभी सीखा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? यहाँ पे थीटा और ऐड हो जाएगा और मैग्नीट्यूड वही का वही रहेगा। तो ये एग्जैक्टली रोटेशन बाय एंगल थीटा है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। थीटा इज सम रियल नंबर, सो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा से रोटेट करना है, दैट इज एज गुड एज सिस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो रोटेशन ऐसे तो ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट है, पर बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जिस तरह से बिहेव करता है, रोटेशन को हम अलजेब्राइकली समझ सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन बाय सिस थीटा इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बाय एंगल थीटा। ये बहुत पावरफुल बात है। एक स्पेशल पॉइंट यहाँ पे बना सकते हैं कि रोटेशन बाय 90 डिग्रीज और विच इज सेम एज सेइंग पाई बाय 4 रेडियन से रोटेशन इज सेम एज मल्टीप्लिकेशन बाय आयोटा। बिकॉज व्हाट इज आयोटा? आयोटा को अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड तो 1 है और उसका एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 90 डिग्रीज या पाई बाय 4 रेडियंस, so it is sis pi by 4. So iota is nothing but sis pi by 4. तो अगर 90 डिग्री से रोटेशन करना हो तो सिंपली बस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। ऑल राइट, सो काफ़ी बातें हो गई, अब थोड़ा सा एप्लीकेशन देखते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं 2 प्लस आयोटा एंड 4 प्लस 3 आयोटा, यहाँ पे ड्रॉन है और ये एंड पॉइंट्स हैं एक डायगोनल AC के। तो कोई स्क्वायर है ABCD कहीं पर कॉम्प्लेक्स प्लेन में,
तो जो डायगनल ए सी है, ए को अगर कॉम्प्लेक्स नंबर माने तो दैट इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, और सी इज 4 प्लस 3 आयोटा, जैसा कि यहाँ पे ड्रॉन है। हमें बाकी दोनों वर्टिसेस ऑफ दैट स्क्वायर निकालने हैं, ठीक है। तो अब स्क्वायर में क्या होता है, डायगनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्रीज। तो एक और डायगनल जो है, या जो दूसरी डायगनल है, वो 90 डिग्री पर इसको बाइसेक्ट करेगी। तो बाइसेक्ट करेगी तो जो 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 मीटिंग पॉइंट है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों डायगनल्स का, पहले वो निकाल लेते हैं। तो वो जो पॉइंट है वो ए और सी के बीच का जो मिड पॉइंट है वो है, राइट। जिस पॉइंट पे दोनों डायगनल्स मीट कर रही हैं वो मिड पॉइंट है ए और सी का। और मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम बस जोड़ देते हैं पहले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को और 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ये किसी वार्म अप में देखा था हमने। तो दिस इज इक्वल टू m is the midpoint, which is equal to 3 plus 2 iota. 2 plus 4 is 6, so 6 divided by 2 is 3, and 1 plus 3 is 4, 4 divided by 2 is 2. तो m हमें मिल गया is 3 plus 2 iota। और ये फिर कहाँ पे होगा, इसको अगर 90 डिग्री रोटेट कर दें और m में जोड़ दें, ये जो वेक्टर बोल लीजिए या कॉम्प्लेक्स नंबर, जब हम ऐसे बनाते हैं तो उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है c माइनस एम। द डिफरेंस ऑफ c एंड m को अगर हम 90 डिग्री रोटेट कर दें और m में जोड़ दें तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, विच इज़ द पॉइंट d। यहाँ पे d है। व्हाट इज d? d इज m प्लस 90 डिग्री रोटेशन ऑफ c minus m, which is equal to m plus iota times c minus m, which is 3 plus 2i plus iota times c minus m, which is 1 plus iota, which is 3 plus 2i plus I minus 1, which is 2 plus 3i। तो ये आ गया 2 plus 3i। और सिमिलर टेक्निक से आप ये निकाल सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट है उसका मिड पॉइंट d के साथ लिया जाए तो m मिलता है। तो यानी d प्लस b इज इक्वल टू m, सॉरी d प्लस b डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू m। ये भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ये तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, तो रोटेशन का अच्छा यूज़ देखा हमने। जस्ट इसको 90 डिग्री रोटेट किया, थोड़ी ज्योमेट्री यूज़ करी कि भाई स्क्वायर में जो डायगनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, बड़ी सिंपल सी बात। और फिर यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने बाकी के 2 वर्टिसेस निकाल लिए। इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करेंगे केवल तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, वो तो तब भी जाएगा, पर ये रोटेशन वाला जो आइडिया है ये बड़ा पावरफुल आइडिया। ठीक है, एक और ये बड़ा अच्छा सवाल लगता है मुझे कि जो इंटीजर स्क्वायर ग्रिड है, क्या मतलब हुआ इसका, कि वो सारे पॉइंट्स कंसिडर करें प्लेन में जिनके दोनों कोऑर्डिनेट्स इंटीजर्स हैं। फॉर एग्जांपल 0 0 1 0 2,3 7,5 -3,7, यानी दोनों कोऑर्डिनेट्स इंटीजर्स होने चाहिए। ऐसा अगर उसको ग्रिड के फॉर्म में ड्रॉ करना है तो ये जो पॉइंट्स हैं, जो ग्रिड पॉइंट्स इनको बोलते हैं, ये सारे पॉइंट्स, तो ये जो डिस्टेंस है ये सब एक यूनिट इंटीजर है, ये सारी की सारी। और जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है दीज आर ग्रिड पॉइंट्स। तो ये एक थ्योरम है जो हम प्रूव करने जा रहे हैं कि कोई भी ट्राइंगल, अगर हम इन तीनों पॉइंट्स, इनमें से 3 पॉइंट्स चुन करके अगर एक ट्राइंगल कंप्लीट कर लेंगे तो ये ट्राइंगल कभी भी इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं आ सकता। मतलब कोई भी ऐसा इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं है प्लेन में जिसके तीनों वर्टिसेस इंटीजर पॉइंट्स हैं, यानी कि तीनों वर्टिसेस के दोनों कोऑर्डिनेट्स इंटीजर्स हैं। ऐसा कोई भी इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं है। तो ये हम प्रूव करना चाहते हैं।
ठीक है, अगेन एवरी टाइम कोई प्रॉब्लम ऐसी मैं स्टेट करूँ तो आपको वीडियो पॉज करके सोचना चाहिए। बहुत ही ईजी है इसका प्रूफ, ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। तो मान लेते हैं कोई इक्विलैटरल ट्राइंगल यहाँ पे है, कॉन्ट्रडिक्शन यूज़ करेंगे। मान लेते हैं कोई ट्राइंगल है ABC विच इज़ इक्विलैटरल। इक्विलैटरल होने का मतलब ये हो गया π/3, ये भी सब कुछ π/3 है, नहीं लिखता हूँ। तो मैं B को ऑरिजिन मान लेता हूँ। ऑरिजिन तो मैं कहीं पे भी रख सकता हूँ, मेरी मर्जी है। तो B को ऑरिजिन मान लिया, और नाउ what is AB? Let's say the point C, the vertex C is the complex number x plus iy, where x and y are integers obviously, and A is p plus iq. P and q are also integers. और कोई कॉन्ट्रडिक्शन प्रोड्यूस करना है तो लेट्स जस्ट यूज द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द क्वेश्चन। अगर मैं इसको 60 डिग्री रोटेट कर दूं, यानी π/3 से रोटेट कर दूं, तो मुझे A मिल जाता है। ठीक है, बस यही चीज़ यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि क्यों A मिल जाता है? क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड बराबर हैं, और ये एंगल π/3 है। तो अगर मैं इस सेगमेंट को 60 डिग्री से रोटेट करूँगा तो A पे पहुँच जाऊँगा। तो बस देयरफॉर P प्लस iq यानी कि A इज इक्वल टू C times cis π/3, which gives x plus iy cos π/3 plus iota sin π/3, which is half minus iota √3/2, which is x plus √3y by 2 plus iota by 2 y minus √3x. होपफुली कंप्यूटेशन मिस्टेक नहीं हुआ है। वंडरफुल। ठीक है, तो इससे क्या मिला? रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर किए, सो P इज इक्वल टू x प्लस √3y by 2 and Q is equal to y minus √3x by 2. This was equal to that. So P is equal to this and Q is equal to that. Sorry, not that. Q is equal to that. ठीक है, यहाँ तक तो आ गए। तो so 2P is equal to x plus √3y and 2Q is y minus √3x. All right. डिफरेंस ले लेते हैं, या ऐड करना ज़्यादा अच्छा है। एक सेकंड देखते हैं, दोनों में ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या करता हूँ, ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैं √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो व्हाट आई गेट इज 2√3p इज √3x प्लस 3y। दोनों साइड √3 से मल्टीप्लाई किया, ये चीज़ बन गई 2√3p, ये बन गया √3x, और ये बन गया 3y। और अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ सो दैट ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2q प्लस 2√3p इज इक्वल टू 4y। राइट, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, यहाँ पे ये कट जाएगा और y और 3y मिलके 4y बन जाएंगे। तो ये इक्वेशन आ गई। देयरफॉर √3 इज इक्वल टू 4y माइनस 2q डिवाइडेड बाय, या मैं लिख देता हूँ p √3 इज इक्वल टू दैट। ठीक है, यहाँ से इमीडिएटली ये चीज़ आ जाएगी। तो ये सब क्यों किया जा रहा है? हमें पता है √3 इरेशनल होता है, तो अगर p नॉन ज़ीरो हो गया तो √3 को हम लिख पाएंगे एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, क्योंकि मैं दोनों साइड p से डिवाइड कर दूंगा। तो मुझे मिल जाएगा √3 इज इक्वल टू 4y माइनस 2q अपॉन 2p,
बट दैट वुड कॉन्ट्रडिक्ट द इरैशनैलिटी ऑफ √3. तो एज सून एज p 0 हो जाएगा, एक कॉन्ट्रडिक्शन हमारे पास है. तो हम यहाँ से कंक्लूड कर रहे हैं कि p मस्ट बी 0, देयरफॉर p is 0. p is 0 and hence q is equal to 2y. क्यों? क्योंकि अगर p 0 है, अगर p 0 है तो ये भी 0 है, तो देयरफॉर q is equal to 2y. ठीक है, तो या वहाँ तक जाने की भी ज़रूरत नहीं है. p तो 0 आ गया, ठीक है. अब इस इक्वेशन में देखते हैं. p 0 है तो इसका क्या मतलब होगा कि x plus √3y is 0. So that implies x plus √3y is 0, which means both x and y are 0. क्योंकि अगर y 0 नहीं है तो इस फिर से सेम कॉन्ट्रडिक्शन, हम √3 को लिख देंगे एज अ रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स. अगर y 0 नहीं है तो √3 वुड बी -x/y, विच वुड कॉन्ट्रडिक्ट द इरैशनैलिटी ऑफ √3. तो y मस्ट बी 0, बट अगर y 0 है तो फिर x भी 0 है, क्योंकि इस इक्वेशन से दिख ही रहा है. तो इससे आया कि x और y भी 0 हैं, बट x और y दोनों तो 0 हो नहीं सकते. क्यों? क्योंकि अगर x और y दोनों 0 हो गए तो b और c कोइंसाइड कर जाएंगे, पर वो है नहीं. इक्विलैटरल ट्रायंगल में साइड की लेंथ तो नॉन ज़ीरो है, तो c तो b से तो डिफरेंट है ही है. दैट्स इट. जैसे ही p 0 हुआ, x और y भी 0 हो गए, और x और y 0 हुए तो c b से ही कोइंसाइड कर गया. बट दैट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि c तो b से डिफरेंट है. तो ये बड़ा अच्छा एप्लीकेशन है. ऐसे देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इसमें कुछ खास उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है. ये जो रोटेशन वाली बात है तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी निकाल सकते हैं. ठीक है, तो विद दैट आई वांट टू एंड दिस लेक्चर. एज यूजुअल, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.